अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस ड्रामे की शुरुआत एक बड़ी हवेली को दिखा के होती है। हवेली के दरवाजे पे खटखट होती है और घर की खादमाओं में से एक खादमा दरवाजे की तरफ दौड़ती है। जब दरवाजे को खोलती है तो दरवाजे पे मुंशी जी खड़े होते हैं, कस्तूरी लाल, जो कि इस घर की खेती बाड़ी और सारे काम को संभालते हैं और वो मालकिन को लाने के लिए कहते हैं। फिर वहाँ पे अचानक से अम्मी जान की बहू आ जाती हैं और वो मुंशी जी से सलाम दुआ के बाद उनसे शिकायत करती हैं कि मुंशी जी मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैंने आपसे एक काम कहा था। तो मुंशी जी कहते हैं मैं भूल गया हूँ बेटा, मुझे तो याद ही नहीं रहता कि मैंने आज खाना भी खाया है कि नहीं, लेकिन मुझे पता तो चले कि तुम नाराज़ क्यों हो। तभी वो उसे कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि मुझे जंगली शहद चाहिए और आपने अभी तक उसे पूरा नहीं किया। उसी पे कस्तूरी लाल उनसे कहते हैं कि अरे बेटा रुको तो सही, ऐसा हो सकता है कि मेरी बेटी मुझसे फरमाइश करे और कस्तूरी लाल उसे पूरा ना करे। अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें। और वो अपनी जंबील से निकाल के उन्हें जंगली शहद दिखाते हैं, जिस पे वो बहू बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे पता था कि आपकी जंबील में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। इस पे मुंशी जी उन्हें ताकीद करता है कि बेटा शीशे का जार है, इसे संभालना कहीं टूट ना जाए। यहीं पे बातों बातों में बहू उनसे सवाल करती है कि मुंशी जी फसल लाए हैं और कैसी हुई है फसल। तो यहीं पे एंट्री होती है अम्मी जान की, जो कि बड़ी जालिमाना दिखाई गई है और वो आके कहती हैं कि ये सवाल करने का हक सिर्फ मुझे है, अभी ये सवाल करने के लिए मैं ज़िंदा हूँ। तुम कौन होती हो ये सवाल करने वाली कि फसल कैसी हुई है कैसी नहीं हुई है। बहू अपनी सास से बहुत ज़्यादा डरती है और खौफज़दा हो जाती है और कहती है कि नहीं अम्मी मैंने तो ऐसे ही पूछा। तो उन्हें डांट के कहती है बस जाओ जाके अपनी शहद चाटो। यहीं पे एंट्री होती है सुभान की। सुभान जो कि एक किसान का बेटा है, जो कि इनकी ज़मीनों पे काम करते हैं और अनाज के उतारने चढ़ने में इनका काम करते हैं। ये बलविंदर चाचा है। बलविंदर चाचा और सुभान की यहाँ पे एंट्री होती है। बलविंदर चाचा उसे कहते हैं कि तुम्हारा तो हवेली के अंदर आना जाना है, इसलिए तुम ऐसा करो कि अनाज को उतार दो ताकि खाने का बंदोबस्त हो सके। जितना जल्दी अनाज उतरेगा उतना जल्दी हमें खाना मिलेगा। जिस पे सुभान उसे बहुत तंज में कहता है और हंसी में मजाक में कहता है कि एक तो आपकी भूख का तो मुझे पता नहीं चलता, जितना एक हफ्ते में हाथी खाता है उतना आप एक दिन में खाते हैं। पता नहीं कौन सा कुआं है आपके अंदर। जिस पे सुभान राजी हो जाता है और कहता है कि बलविंदर चाचा आप भी क्या याद करेंगे, चले मैं आपके कहने पे जा रहा हूँ आपके खाने का बंदोबस्त करने। इसी तरह वो अंदर हवेली में दाखिल होता है और वो जाके अपनी मालकिन को सलाम करता है, जिस पे वो उन्हें बहुत खुश अखलाक़ी से जवाब देती हैं और कहती है जीते रहो। और फिर उनके बाप का पूछती है कि तुम्हारे वालिद साहब कैसे हैं। वो कहते हैं कि अभी ज़ुबान कहता है कि वो ठीक है, अब काफ़ी बेहतर है। और फिर वो मुंशी जी से कहते हैं कि मैं सामान उतार दूँ, अनाज उतार दूँ। तो मुंशी जी कहते हैं कि अभी तो मैं हिसाब दे रहा हूँ, इतनी जल्दी किस लिए है। तो ज़ुबान कहता है कि जल्दी मुझे नहीं, जल्दी बलविंदर को है, क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। जिस पर मालकिन हंसते हुए कहती है कि लो जी, हमने तो हिंदुस्तान में सिर्फ दो ही चीज़ें देखी हैं, एक आज़ादी, दूसरा बलविंदर की भूख। न जाने दाई ने कौन सा जमाल घोटा पिला दिया था ऐसे कि इसके पेट में कुछ ठहरता ही नहीं। और फिर सुभान को कहती है कि जाओ नेमत खाने में जाओ और वहाँ पे करीमन बुआ होगी और उससे जाके पूछो कि कुछ खाने का बंदोबस्त कर दे। और फिर इसी असना में वो मुंशी जी से कहती हैं कि आप तो नहीं खाएंगे क्योंकि आपका तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जिस पे मुंशी जी हम सुभान हंसता है और मुंशी जी कहते हैं कि नहीं मालकिन, इतने बरसों से हम आप ही का तो नमक खा रहे हैं। यहाँ पे सुभान जैसे ही अंदर दाखिल होता है तो यहाँ पे एंट्री होती है ड्रामे के मेन किरदार की, जो कि पहली किस्त और दूसरी किस्त की बहुत ही मेन किरदार है सलमान, जो कि मालकिन की बेटी होती है, छोटी बेटी होती है, जो कि सुभान से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है बचपन से लेके। सलमा सुभान को रोक के और उससे बातों में उसे रोक देती है। तो सुभान उसे कहता है कि कोई देख लेगा। तो सलमा उसे कहती है कि हमें कौन देखेगा, अम्मी जान तो बाहर हैं जो कि मुंशी जी से हिसाब किताब ले रही हैं, अब्बा जान जो है वो पियावन भाई सुन रहे हैं, बड़े भैया जो है कांग्रेस के जलसे में पटना गए हुए हैं, बड़ी भाभी जो है वो अम्मी जान की डांट सुन के अपने कमरे में रो रही होंगी और छोटी भाभी जो है वो गई होंगी अपने विलायती भैया से मिलने। तो हमें देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। यहीं पे एंट्री दिखाई जाती है अब्बा जान की, जो कि इस ड्रामे में बहुत ही अय्याश दिखाए गए हैं, जिनकी दो बीवियाँ और भी हैं। बीवियाँ नहीं कह सकते क्योंकि वो इनकी निकाह की नहीं है, वो तवाइफे हैं और उनमें से इनके दो तीन बेटे भी हैं। यहीं पे सुभान और सलमा बातें कर रहे होते हैं तो सुभान उसे कहता है कि मैं नौकर हूँ, मुझे अपनी औकात में ही रहने दो।
मेरा नहीं तो कम से कम अपनी इज़्ज़त का ही ख्याल करो, क्यों अपनी इज़्ज़त को नीलाम करने पे तुली हुई हो। यहीं पे सलमा फिर सुभान को अपने हाथ का ज़ख़म दिखाती है, जो कि सुभान ने उसे अनजाने में बचपन में एक दाग लगाया था, और वो उसे कहती है कि देखो, तुम्हारे निशान को अभी तक मैंने सजाया हुआ है, मिटने वाला था और इसे अंगारा रख के मैंने फिर से इसको नया कर दिया ताकि तुम्हारी निशानी मिटने ना पाए। और सुभान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और उसे कहता है कि ऐसा मत करो मेरे पीछे। यहीं पे एंट्री होती है इनकी छोटी बहू की। छोटी बहू को देखकर सास बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि अच्छा हुआ तुम आ गई, और आओ अब आगे हिसाब किताब सीखो। जिस पे वो मुंशी जी को सलाम करती है। मुंशी जी भी उनसे कहता है कैसी हैं आप। उस पे उसकी सास कहती है देख नहीं रहे कि अपने विलायती भाई से मिल के आई है और कितनी खुश लग रही है, माशाल्लाह नज़र ना लगे इसे। और वो कहती है कि देखिए अम्मी, उन्होंने आपके लिए भी बड़े तोहफे तोहफ़ भेजे हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने शादी भी कर ली। उन्होंने कहा हाँ शादी कर ली, और अंग्रेज़ी मैम भी आके लाए हैं, दूध की तरह सफ़ेद है और फर अंग्रेज़ी बोलती हैं। तो उस पर उनकी सास उन्हें कहती है कि कितनी भी हसीन हो लेकिन तुमसे कम ही होगी, भला हिंदुस्तानी नमक से विलायती मक्खन का क्या मुकाबला। उस पर वो कहती है अम्मी आप मुझे बहुत शर्मिंदा कर रही हैं। जिस पे सास कहती है कि तोहफे तहफ़ तो देखते रहेंगे, मुंशी जी से हिसाब किताब सीख लो मेरे बात, ये सब कुछ तुम्हें ही तो संभालना है, ये राज पाट और ये सारी जागीरदारी तुम ही नहीं तो देखनी है। फिर वो मुंशी जी को हुक्म देती है कि अब हिसाब शुरू करें। फिर मुंशी जी अपना हिसाब शुरू करते हैं। कहते हैं कि इस साल बहुत अच्छी फसल हुई है, जिसे मिला के फ़ीकस आपके तीनों बेटे अजहर, ज़फ़र और मज़हर के हिस्से में 56,000 आए हैं, और आपके हिस्से में 80,000 फ़ीकस आया है। यहीं पे मियाँ जी भी आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मुंशी जी कुछ हमारे हिस्से में भी आया या फिर सारा ही आपने बांट दिया। तो उस पर मुंशी जी उन्हें कहता है कि मालिक आपके हिस्से में क्यों नहीं आया, आपके हिस्से में 70,000 आए हैं, और आपकी दोनों बेगमात अख्तरी बेगम और फिरदौस बेगम के हिस्से में भी 20,000 रुपये आए हैं। ये सुन के बड़ी बेगम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती हैं कि मुंशी जी, मैंने इनकी ज़ुबान और इनके खून की ख़राबी को तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन आपकी ज़ुबान की ख़राबी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इसलिए उन्हें बेगमात कह के आप ना तो अपनी ज़ुबान की तौहीन कीजिए ना ही मेरी तौहीन कीजिए, क्योंकि वो बेगमात नहीं दाश्ताएँ हैं, मतलब तवाइफ़ें हैं। आइंदा खातों में उनके नाम ना लिखे जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मरने के बाद वो कमबख्त अपने इन कागजात को सबूत बना के मेरे बच्चों का हक खा जाएं और अपने आप को बेगमात मनवा लें। और वो फिर मुंशी जी से कहती हैं कि अभी के अभी खाते में से उनका नाम मिटाओ। उसमें मुंशी जी कहते हैं कि मालकिन अगर नाम मिटा दिया जाएगा तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि किसके हिस्से में क्या आया, किसके हिस्से में क्या नहीं आया, मेरा हिसाब किताब ख़राब हो जाएगा। जिस पे वो बेगम उन्हें कहती हैं कि कुछ भी हिसाब किताब ख़राब नहीं होगा, उनका नाम मिटा के अख्तरी के नाम पे लिखा जाए दाश्ता नंबर 1, और फिरदौस के नाम पे लिखा जाए दाश्ता नंबर 2। फिर उन्होंने मियाँ जी की तरफ मुखातिब होते हुए कहा कि क्यों मियाँ जी, मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना। जिस पे मियाँ जी ने उन्हें कहा जी हाँ, आपने इंसानियत और इखलाक की सारी हदें अबूर कर दी हैं। जिस पे उन्होंने कहा कि अरे जाइए, अब आपसे क्या बहस करना। बड़े बूढ़ों ने कहा है कि जब शौहर घर से जा रहा हो तो उनसे बहस व तकरार नहीं करते। आप जाइए, दोनों आपका बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रही होंगी। ऐसा ना हो कि कहीं आपके हिजर और फिराक की ताब ना लाते हुए किसी और के साथ ना भाग जाएं। यहीं पे मियाँ जी उठते हैं और फिर मुंशी जी को ताकीद करते हैं कि मुंशी जी, इन दोनों घरों को अनाज भी आज ही पहुंचा दिया जाए। जिस पे बेगम कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, अपनी आंखों के सामने तुरवा कर भेजूंगी उनको अनाज। जिस पे सुभान भी बाहर निकल रहा होता है खाना लेके, और फिर कहती है सुभान बेटा, तराजू बाहर लगा देना, मियाँ जी के नाजायज़ बेटों का जायज़ हक निकालना है। यहीं पे छोटी बहू अपने कमरे में आती है और आके मज़र से कहती है देखें भैया आपके लिए लंदन से कितना अच्छा सूट लाए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मज़र इसे किसी कलकत्ता या दिल्ली के किसी दर्जी से सिलवा के पहनेंगे तो कोट और पतलून पहन के जब वो ऑफिस जाएंगे तो अंग्रेज़ अफसरान भी उनकी वाह वाह करेंगे। और जब अंग्रेज़ अफसरान आपसे सवाल करें कि मज़र साहब इतना कीमती जुड़ाव कहाँ से लाए हैं, तो आप फट से कह दीजिएगा कि मेरी बेगम साहबा के भैया लंदन से लाए हैं। जिस पे मज़र उसे जवाब देता है कि मुझे अपनी इज्जत करवाने के लिए लंदन के किसी छीतड़े की ज़रूरत नहीं है। जिसे सुन के उसकी बीवी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मज़हर अपनी बीवी से कहता है कि तुम ऐसा करो कि इसमें से तुम अपनी साड़ी बनवा लो, क्या पता तुम्हारी इज्जत में इजाफा हो जाए। जिसे सुन के उसकी बीवी कहती है आप मजाक कर रहे हैं या मुझ पर तंज कर रहे हैं, और आप इतना भड़क क्यों रहे हैं।
जिस पे मज़हर कहता है कि मैं भड़क नहीं रहा, मैं तुम्हारे भाई की तरह भांड नहीं हूँ कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी करने के लिए उनका लिबास भी पहनूँ और उनकी औरत भी घर लेकर आऊँ। पता नहीं कौन सी भंगन उठा के ले आए हैं। जिस पे वो मज़हर से कहती है कि उठा के नहीं लाए, वो उससे निकाह करके आए। जिस पे मज़हर हंसता और फिर कहता है ये तो तुम्हारे भैया का कहना है ना। तो उस पे उसकी बीवी फिर से उससे कहती है कि जी हाँ, उसने उससे पहले मुसलमान किया, फिर उससे शरई निकाह किया है। जिस पे मज़हर हंस के कहता है कि निकाह और अंग्रेज़ न जाने निकाह किया भी है कि नहीं किया। ये सुन के उसकी बीवी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो मज़हर से कहती है कि मेरे भैया आपके अब्बा मियाँ जैसे नहीं कि अम्मी जान को निकाह में रखते हुए दो बिन निकाही औरतों के साथ जाके रहें। जिसे सुन के मज़हर काफ़ी शिश्तर रह जाता है और उसे घूरने लग जाता है। यहाँ बात को टालते हुए उसकी बीवी उससे कहती है कि अगर आप मुझसे कुछ कहेंगे तो जाहिर सी बात है फिर मैं भी दुखी दिल के साथ कुछ भी कह सकती हूँ। अगर आपको अपने अब्बा मियाँ बहुत प्यारे हैं तो मुझे भी अपने भाई से बेहद दिल है। जिस पे वो बात को टालते हुए फिर से मज़हर के पास आती है और कहती है कि अच्छा चले छोड़े गुस्सा, और इस तोहफे को देखे भाई ने कितना अच्छा और कीमती तोहफ़ा आपके लिए भेजा है। जिस पे मज़हर गुस्से में आकर अपनी सारी स्याही को गिरा के उस तोहफे को ख़राब कर देता है।